काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर से जुड़े मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी दलीलें पूरी कर ली हैं। इसी के साथ ही उसने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया है कि वो कोर्ट कमिश्नर पर आरोप मढ़ते हुए इस सुनवाई में देरी कर रहा है। वहीं कोर्ट कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, जिस पर हिंदू पक्ष भी पूरी तरह से सहमत है। ऐसे में गौर देने वाली बात है कि कोर्ट ने इस बार भी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने के सर्वे पर भी कल फैसला लेने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही कोर्ट कमिश्नर पर फैसला भी कल आएगा। इस बीच अपनी दलीलें देते हुए हिंदू पक्ष ने बैरिकेडिंग के आगे जाकर सर्वे करने की मांग की है। उनका कहना है कि सर्वे के दौरान जज भी मौजूद रहें ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो पाए। ऐसे में देखने वाली बात है कि हिंदू पक्ष कहता है कि बैरिकेडिंग के आगे ही असली चीज है जहाँ पर उनको सर्वे करना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि जो भी सर्वे करने लायक चीज है, चाहे वो मंदिर से जुड़ी हो या मस्जिद से जुड़ी हो, वो बैरिकेडिंग के बाहर है। ऐसे में दोनों के बीच इसमें वाद विवाद भी चल रहा है। वहीं देखने वाली बात है कि मस्जिद और मंदिर के इस मामले में करीब 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 4 पर पूरी तरह से सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी भी कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। जब इन बाकी बचे 2 मामलों पे भी सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद कोर्ट एक साथ फैसला देगी। इसमें देखने वाली बात है कि कल आने वाली सर्वे की तारीख पर आखिर क्या फैसला होगा। श्रीलंका में लगातार गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं, परिस्थितियां और भी गंभीर होती जा रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के भारतीय सैन्य को भेजे जाने के बयान पर श्रीलंका में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। श्रीलंका में सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के बेहद करीबी समझे जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की इस मांग पर श्रीलंका में प्रदर्शन कर रहे लोग और भड़क गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्वामी को लेकर करारा जवाब भी दिया है। स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि भारत को निश्चित रूप से भारतीय सेना को संवैधानिक स्थिति को बहाल करने के लिए भेजा जाना चाहिए। वर्तमान समय में भारत विरोधी विदेशी ताकतें लोगों के गुस्से का फायदा उठा रही हैं। यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। स्वामी ने पहले सीधे तौर पर श्रीलंका का नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनका बयान श्रीलंका को लेकर है। स्वामी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि साल 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारतीय सेना को लाने के लिए एक समझौता किया था ताकि उत्तरी श्रीलंका में सामान्य स्थिति को बहाल किया जा सके। हम सफल रहे और स्थानीय चुनाव भी हुए, लेकिन जब कोलंबो में प्रेमदासा की सरकार आई तो उसने तेजी से लिट्टे को पैसों और हथियार मुहैया कराना शुरू कर दिया। धोखा दिए जाने पर हमने भी भारतीय शांति के साथ ही भारतीय सेना को वापस बुला लिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम के इस मांग पर लेकर श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों में और अधिक रोष है। इसको लेकर प्रदर्शनकारी और भड़क गए हैं और प्रदर्शन अपना तेज कर दिया है। लंबे समय से चली आ रही राजद्रोह कानून बहस को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया। साथ ही राजद्रोह कानून से जुड़े नए मामलों को दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। तब तक केंद्र सरकार को इस कानून पर पूर्ण विचार करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश दे सकती है। इसी के साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन पर राजद्रोह का केस चल रहा है, जो जेल में है, वो जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से आईपीसी धारा 124A के तहत मामला दर्ज करने से परहेज करने की बात कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। झांगीपुरी से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन के बाद दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। वहीं शाहीन बाग के बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं दिल्ली के सीलमपुर में अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई होनी थी वह नहीं हो पाई। अतिरिक्त पुलिस फोर्स नहीं मिलने के चलते सीलमपुर में बुलडोजर नहीं चलाने का फैसला किया गया। हालांकि द्वारका और लोधी रोड में बुलडोजर एक्शन में दिखा और वहां से अतिक्रमण हटाया गया। इससे पहले 9 मई को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा बुलडोजर वहां से वापस लौट गया था। एनसीडी कर्मचारियों ने वहां से एक बिल्डिंग के बाहर लगी लोहे की रॉड्स को हटाया तो जो वहां रेनोवेशन के काम के लिए लगाई गई थी। अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर के चलते शाहीन बाग में भारी हंगामा हुआ। कुछ स्थानीय नेता और वहां के लोग एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए थे और उन्होंने एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी।
आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। वही दिल्ली में कुछ खास जगहों को चिन्हित किया गया है जहां नगर निगम की टीम पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आतंकवाद विरोध दस्ते का गठन करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को गृह एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग पर हुए हमले और इसके साथ ही करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों के मुद्दे समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विज ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा सरकार ने आतंकवाद विरोधी दस्ते के गठन का फैसला किया है। विज ने कहा कि इस दस्ते में डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाने का फैसला हुआ है। इनमें सरकारी बिल्डिंगों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ अन्य जो बिल्डिंगें हैं उन पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेने की भी बात की गई है। इसके अलावा आज की बैठक में ये तय किया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को जो लोग चला रहे हैं उनके भी नेटवर्क को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए। विज ने कहा है कि प्रदेश में जो किराएदार रह रहे हैं उनकी भी वेरिफिकेशन होगी ताकि एक सही डाटा सरकार और गृह विभाग के पास हो सके। पंजाब के मोहाली में बम ब्लास्ट व करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े जाने के बाद अब हरियाणा में हाई अलर्ट हो चुका है। आज पानीपत में मधुबन से बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है जो कि पानीपत में विभिन्न जगहों पर चेकिंग करेगी। अभी हम मौजूद है पानीपत के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। अभी टीम द्वारा यहां पर निरीक्षण किया गया। इसके बाद जो टीम है पानीपत के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर जाकर निरीक्षण करेगी ताकि जो है किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहां पर ना घटे। और इस टीम में 5 लोग मौजूद हैं और वह हर तरह से चेकिंग की जा रही है। कुल मिलाकर जो अब हरियाणा में अब हाई अलर्ट हो चुका है ताकि किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां न हो। पंजाब के 4 खालिस्तानी जो है हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार होते हैं। उनके तार कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र से नांदेड़ का जो इलाका है और वहां से इनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र एटीएस की बात करें तो महाराष्ट्र एटीएस करनाल में जो 4 आतंकी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करने की तैयारी जो है वो शुरू कर चुकी है। और यहाँ से महाराष्ट्र एटीएस की बात करें तो महाराष्ट्र एटीएस की एक जो टीम है वो करनाल पहुंच चुकी है और लगातार जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या महाराष्ट्र एटीएस करनाल में जो 4 आतंकी पकड़े गए हैं उनके तार जो नांदेड़ से जुड़े हुए हैं इनके लिंक जोड़ पाती है कि नहीं और आने वाले वक्त के अंदर महाराष्ट्र से भी कोई गिरफ्तारी होती है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें हिमाचल प्रदेश आने का न्योता दिया है। दरअसल केंद्र सरकार 31 मई के दिन अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये चाहते हैं कि इस कार्यकाल का जश्न जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाए। अगर हिमाचल प्रदेश में जश्न मनाया जाता है तो इसे चुनावी रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में अगर ये जश्न हिमाचल प्रदेश में होता है तो इससे चुनावी रूप में भी बीजेपी को फायदा होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार पिछले 4 साल से डबल इंजन के विकास की बात करते हैं। डबल इंजन का विकास क्या 5वें साल में लोगों के बीच विश्वास पैदा करके मिशन रिपीट पूरा कर पाएगा या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनसुख मांडविया से मुलाकात की। माना यह जा रहा है कि एम्स का काम जल्द पूरा होने जा रहा है और एम्स बिलासपुर का उद्घाटन जुलाई के महीने में किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रग बल पार्क को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाओं से कहीं ना कहीं महरूम नजर आता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन उन्हें बेहतरीन बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से सहयोग मांगा है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है और हिमाचल प्रदेश को केंद्र से सहायता की जरूरत होती है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मीयता और जुड़ाव की बात हिमाचल प्रदेश से करते रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को
केंद्र से सहयोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर 31 मई का समारोह हिमाचल प्रदेश में होता है तो इससे निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार को फायदा देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रोहतक के वीटा प्लांट में पहुंचे और वहां पर बनने वाले लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से डीप फ्रीज की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि वीटा प्लांट में गर्मी ज्यादा होने के कारण मक्खन और मक्खन की टिकिया और दूध खराब हो जाता है, अब डीप फ्रीज से सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में होने वाली रैली को लेकर भी लिखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया झूठ बोल रहे हैं और झूठे वादे करते हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत से वादे किए थे और चुनाव के बाद उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और लोग अभी से उनको झूठा साबित करने लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब जो है हरियाणा में उनका जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि हरियाणा के लोग जागरूक हैं और हरियाणा के लोग झूठ से को जानते हैं, इसलिए हरियाणा में उनका कोई जादू नहीं चलेगा। इसलिए हरियाणा में उनका कोई जादू नहीं। कर्मचारी और हायर कर्मचारी पिछले काफ़ी दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों इन कर्मचारियों की, इनके कर्मचारी नेता थे वो हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलकर आए थे। अनिल विज ने आश्वासन दिया था कि इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उसकी एवज में आज इन्होंने प्रदर्शन किया है और जो इन्होंने कल चेतावनी दी है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कल वो पूरे कस्बे में झाड़ू का प्रदर्शन करेंगे। वहीं फायर कर्मचारी पेन छोड़कर हड़ताल करेंगे। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी है अगर हमारी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा नहीं करती तो वो और भी कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। डीआरआई और कैथल पुलिस द्वारा जिले के गांव खरका में दबिश देकर करोड़ों रुपए की अफीम और लाखों रुपए की नकदी बरामद की है। इस संदर्भ में कैथल के पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने आज प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि डीआरआई की तरफ से सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें कैथल जिला पुलिस और डीआरआई की टीम मौजूद रही और यहाँ से लगभग 6 किलो हेरोइन बरामद की गई है और 30 से 32 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जो हेरोइन बरामद हुई है उसकी मार्केट में वैल्यू लगभग करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। फिलहाल पूरा मामला जांच का है। डीआरआई इस मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि ये इतनी बड़ी हेरोइन की खेप कहां से लेके आए थे और कहां जो है सप्लाई करने जा रहे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस को और डीआरआई को टीम को कोई भी आरोपी मौके से नहीं मिला। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नशा तस्करों को लेकर अब यमुनानगर पुलिस पूरे एक्शन में है। इसको लेकर जहां लगातार जो है नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा था, इसको लेकर डीएसपी अजीत चौधरी ने एक बैठक की तो वहीं उन्होंने बताया कि नशा तस्करों को लेकर अब लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से जो आसपास के यमुनानगर से सटे जो दूसरे राज्यों की सीमा और वहाँ से जो नशा लाकर यमुनानगर के अंदर जो नशा बेचते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और जल्द ही उन पर एक बड़ा एक्शन होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रतापनगर इलाके के अंदर एक जो तस्कर था उसकी संपत्ति भी कुर्की जाएगी और साथ ही साथ उनका कहना था कि इसको लेकर बड़ा खुलासा भी किया जाएगा और उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार जो है युवा आगे आ रहे हैं और इच्छा शक्ति के साथ जो है नशे को छोड़ रहे हैं। अब तक उन्होंने कहा कि 444 युवाओं का इलाज करवाया जा चुका है और नशा जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं और इच्छा शक्ति के साथ जो है अपनी जाँच भी करवाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 4 आवासीय कैंप लगाए जा सके हैं जिसके अंदर कई युवा जो है नशे को छोड़कर हीरो बन चुके हैं और दूसरे युवाओं को भी जागरूक कर रहे हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि 432 कॉल्स हैं जो एक ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन चलाई गई थी, ना सिर्फ यमुनानगर से बल्कि जो आसपास के दूसरे ज़िले हैं वहाँ से भी और दूसरे राज्यों से भी उस पर कॉल आई है। तो लगातार जो है इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो नशा तस्कर हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और पिछले काफ़ी समय के अंदर भारी जो नशा तस्करी करने के अंदर जो है भारी मात्रा के अंदर जो नशीले पदार्थ हैं वो भी बरामद किए गए हैं। कलानौर में आज नगर पालिका विभाग द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत कलानौर मेन बाजार, मुख्य सड़क सहित अनेकों स्थानों पर विभाग ने कार्रवाई की और अतिक्रमण को हटाया। दरअसल पिछले लंबे अरसे से कलानौर में अतिक्रमण की समस्या मुंह उठाए हुए थी, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर आज नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, लोगों को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाई।
तपोवन के विधानसभा में लगाए गए खालिस्तानी झंडों के मामलों में पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जो है इस मामले की तफ्तीश करने के लिए SIT टीम का गठन किया हुआ था। वहीं इस SIT टीम ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है आज सुबह पंजाब के रोपड़ में जो है छापेमारी की और इस दौरान उन्होंने खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले के आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो ये आरोपी है उसका नाम हरविंदर है और ये रूपनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं जो दूसरा आरोपी बनीत, जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो बनीत जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस को चकमा देकर कहीं ना कहीं वहां से भागने में, फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन उसकी धरपकड़ के लिए भी है जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जो है पंजाब की कई जगहों पे जो है नाकाबंदी कर दी है और उसकी जांच पड़ताल में उसकी तलाश करने के लिए भी जांच जो है तेज कर दी है। थाना भराड़ी के अंतर्गत पड़ने वाले गांव भदरेट के पास बाइक और बस की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें बाइक चालक की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाइक चालक बारादा घाट से घुमार में जा रहा था और सामने से बस आ रही थी। जैसे ही बाइक चालक भदरेट के पास पहुंचा तो बस के साथ जा टकराया। जानकारी के अनुसार बाइक अनियंत्रित होकर बस से जा टकराई है, जिसमें यह घटना घटित हुई है। स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है। करनाल के नमस्ते चौक के पास मेन बाजार में SBI बैंक के साथ लगती SBI बैंक की ATM मशीन को ही चोर उखाड़ कर ले जाते हैं। यह मामला सुबह 3 बजे का बताया जा रहा है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह निकलकर सामने आती है कि कोई भी सुरक्षा कर्मचारी नहीं था, जबकि बैंक में पहले भी जनरेटर सेट की बैटरियां चोरी हो चुकी है और अब भी जो है पूरी की पूरी ATM मशीन जिसमें लाखों रुपए की नकदी बताई जा रही है, जो चोर है वो अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। सूचना मिलते ही DSP और फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया जाता है और दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आती है कि चोरों ने CCTV कैमरों का मुंह मोड़ दिया और CCTV कैमरों पर स्प्रे भी कर दिया ताकि चोरों की साफ-साफ कैमरे में तस्वीरें कैद ना हो पाए। मनदीप की हत्या का आरोपी उसकी बीवी का भाई निकला। कुरुक्षेत्र पुलिस ने 1 मई 2019 के उस मुकदमे को आगे बढ़ाते हुए उसी वक्त मुकदमा दर्ज किया था मनदीप के साले धर्मेंद्र सहित उन 8 संदिग्ध लोगों पर जो धर्मेंद्र के दोस्त थे, जिन लोगों ने साजिश रचकर मनदीप की हत्या की थी। कुरुक्षेत्र जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था और कुरुक्षेत्र जिला अदालत ने धर्मेंद्र सहित उन 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब मनदीप की हत्या के आरोप में उसका साला धर्मेंद्र और उसके सहित 8 लोग जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी बिताएंगे। आंध्र प्रदेश में आसानी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसी बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुधवार सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं IMD के अनुसार आसानी तूफान बुधवार को पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर पड़ा है। वहीं अब ये उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है और राज्य के नरसापुर में 34 किलोमीटर की रफ्तार से इसका असर दिखाई दिया। इस दौरान क्षेत्र में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश भी हुई। बता दें कि आंध्र प्रदेश में आसानी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में काकीनाडा में आसानी चक्रवात के पहुंचने के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाके में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। इसलिए 10 से 11 मई के दौरान पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में और 10 से 12 मई को बंगाल की उत्तरी पश्चिम खाड़ी में मछली पकड़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही समुद्र के मछुआरों को तट पर लौटने की सलाह दी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 12 टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें से 5 टीमों को बिल्कुल तैयार रखा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भी मदद के लिए बैठी हुई हैं।